3 बीघे ज़मीन बिक गई मेरी। वही फाइनेंशियल कर्ज हो गया तो कर्ज में बेच दी स्पोर्ट्स के लिए। थाईलैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 4 बार इंटरनेशनल मैराथन भी खेला हूँ। सुपर फाइट लीग भी खेला दिल्ली में, वहाँ पर भी मैंने 2 लाख रुपये प्राइज जीता। फिर 2021 में मैंने एशियन चैम्पियनशिप खेली। फिर 23 में चाइना में हुए एशियन गेम्स, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। ओलंपिक में मेरा फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया। सेकंड राउंड में मेरा चेस्ट नंबर होता है वो मेरा कहीं गायब हो गया। अब बहुत सारे लाख करोड़ खिलाड़ियों के हैं जो बीच में ही दम तोड़ देते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, वो एंडी करके मानते हैं, स्पॉन्सर भी नहीं मिलते। सब अपनी जैसे भी करते हैं, अपने 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 ही बिहाफ पे करते हैं। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की। मम्मी पापा ने चाय की दुकान खोली और वाइफ एक छोटी सी पेंसिल की दुकान में लग गई, पेंसिल की कंपनी में। हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती थी, प्रॉपर हमको ट्रेनिंग नहीं मिलती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर पीटीआई ज़्यादा है, कोच कम है, जिसके कारण हमारे इंडिया में ट्रेनिंग सही नहीं मिल पा रही। आज हमारे साथ हैं सपनावत गांव के हापुड़ से महावीर विनोद राणा जी, जो वैसे तो एक पहलवान थे पर ये वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं जित्सु मार्शल आर्ट के, मिक्स मार्शल आर्ट के और किक बॉक्सिंग के। इनका सिलेक्शन 2023 में एशियाड गेम्स में और 2024 में ओलंपिक्स में भी हुआ था। आज हम उनसे बात करेंगे एक ग्राउंड जीरो पे एक छोटे से किसान के बेटे को जब स्पोर्ट्समैन बनना पड़ता है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, महावीर जी आगे कैसे बढ़े, उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स टीवी चैनल में। सर, पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपने क्या क्या किया और आज आप क्या कर रहे हैं? जी, मेरी जो जर्नी हुई है, जो स्पोर्ट्स से हुई है, सबसे पहले जी कुश्ती से हुई है, जो मिट्टी वाली कुश्ती होती है उसी से। मेरा जो बैकग्राउंड है बहुत कमज़ोर रहा है। पिताजी मजदूर रहे हैं और छोटा सा एक किसान भी हूँ। ज़्यादा ज़मीन नहीं है, थोड़ी सी ज़मीन है। और मेरे से 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है, और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। और गांव के अखाड़े में ही मेरे पिताजी ने मेरे को अखाड़ा कुश्ती लड़ने के लिए छोड़ दिया। वहाँ पर मैंने कम से कम 10 साल कुश्ती लड़ी। कब से कब तक? 1995 से लेकर 2019 तक। अच्छा, सॉरी 2009 तक। 2009 तक, ठीक है। 14-15 साल कुश्ती लड़ी जी। लेकिन वहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट खेला जाए, स्टेट खेला जाए, नेशनल खेला जाए। तो काफ़ी साल हो गए और कुश्ती लड़ते लड़ते कोई तरक्की हाथ नहीं आ रही थी। उसी दौरान मैंने अपनी एजुकेशन भी साथ साथ ले रहा था। वो मैंने 2009 में मैंने बीकॉम किया, और बीकॉम करने के बाद फिर मैं एमबीए करने के लिए गाज़ियाबाद आ गया। तो मैं गाज़ियाबाद में ही हॉस्टल में रहकर मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, और उसी दौरान मुझे रेसलिंग भी सीखना था। तो मैं एक गाज़ियाबाद में महामाया स्टेडियम है, सरकारी स्टेडियम है, उसी में मैं कुश्ती सीखने के लिए गया। तो वहाँ के कोच ने जब पता चला कि ये एमबीए कर रहा है तो इसको मना कर देना चाहिए कि एमबीए हार्ड क्लास है तो उसमें ध्यान दें। तो उन्होंने मना कर दिया, तुम कुश्ती मत सीखना, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन मेरा जुनून था कि मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, अपने देश के लिए कुछ मेडल लेकर आने हैं, देश का नाम रोशन करना है। तो मैंने स्टेडियम में ही मैं एक कोच है रामदास जी, उनके पास गया मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सीखने। वो वुशु सिखाते थे। वुशु में भी थोड़ा बहुत उसमें रेसलिंग भी होती है, जो थ्रो होता है वो रेसलिंग का ही पार्ट है। क्या कहते हैं उसको? थ्रो। अच्छा, वुशु, ठीक है। तो मैंने वुशु सीखी। ठीक। उसी उसी दौरान धीरे धीरे मेरी एमबीए भी कंप्लीट होती जा रही थी। तो फिर मैंने उसी साल में मैंने स्टेट लेवल का मैंने कंपटीशन जीता और वहाँ पर गोल्ड मेडल आया। लेकिन किसी कारण से गोल्ड मेडल जो मेन जज होते हैं, जो चीफ जज होते हैं, उन्होंने दूसरे अपने खिलाड़ी को दे दिया। तो मैं यहाँ पर सेकंड रहा, हार के आ गया। तो फिर मैं आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो मैं एमबीए करने के बाद फिर वापस घर आ गया। और 2010 में फिर मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी थी। तो हम सूरजपुर में वहाँ पर एक कंपनी है साई प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो मैंने वहाँ पर मैं असिस्टेंट मैनेजर की जॉब की। और 1 साल जॉब करने के बाद वहाँ पे मेरी जॉब छूट गई। फिर मैंने जॉब नहीं मिली, काफ़ी कंपनियों में रिज्यूम दिए, नहीं लगी।
तो मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की। मम्मी पापा ने चाय की दुकान खोली और वाइफ एक छोटी सी पेंसिल की दुकान में लग गई, पेंसिल की कंपनी में। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, तो इस तरह से वहाँ खर्चा चला। तो वहाँ पर बहुत कठिन हो रहा था। फिर 4-5 साल जॉब करने के बाद 2015 में, 2014 के लास्ट में हम घर पर आ गए वापस। और फिर 2015 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल चल रहे थे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मैंने ट्रायल दिया। किस चीज का ट्रायल चल रहा किक था? बॉक्सिंग का। अच्छा, किक बॉक्स। तो किक बॉक्सिंग आपने कब सीखी? ये मैं 2009 से सीखता आ रहा था। अच्छा, किक बॉक्सिंग। तो साइड बाय साइड आप किक बॉक्सिंग भी सीख रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे? जी जी। अच्छा, ठीक है। रोज मैं प्रैक्टिस भी करता था, रोडों सड़कों पर, वहाँ पर यमुना हाईवे तक रनिंग करने जाता था। ओह, दौड़ने के लिए? जी हाँ, 2 बार 4 बार इंटरनेशनल मैराथन भी खेला हूँ। 4 बार इंटरनेशनल मैराथन भी आप खेले हैं? जी जी। आपने किक बॉक्सिंग सीखा इसके बाद? इसके बाद फिर चैंपियनशिप चल रही थी आपने? हाँ, तो मेरा इंडिया में सिलेक्शन हुआ। जी। तो मुंबई में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी ये 2015 में। तो वहाँ पर मैंने, क्या नाम है उसका, ईरान के खिलाड़ी से फाइट मेरी बराबर हुई थी। लेकिन वो 85 का था, मैं 65 के जीत का था। अच्छा। तो दोनों को विजेता घोषित कर दिया। अच्छा, आपको भी गोल्ड मेडल मिल गया, उनको भी गोल्ड जी। मेडल मिल गया? क्योंकि अलग अलग वेट कैटेगरी थे। तो फिर 2015 में फिर मैं मार्शल आर्ट सीखता रहा। तो फिर मैं सुपर फाइट लीग भी खेला दिल्ली में। सुपर फाइट लीग? अच्छा, ये क्या होता है? MMA होता है इसका, जैसे क्रिकेट का लीग होता है। MM मतलब मिक्स मार्शल आर्ट? जी। अच्छा, ठीक है। इसका भी लीग होता है। तो उसमें लीग में खेला। तो हमारी टीम जो सेकंड नंबर आई थी, और जो हरियाणा टीम थी वो फर्स्ट पोजीशन थी। और जो हमारी जो टीम के जो स्टार थे, हाँ। वो क्या नाम उनका, अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल जो हीरो है वही? हाँ जी, हमारी टीम के वो स्टार थे। और वहाँ पर भी मैंने 2 लाख रुपए प्राइज जीता, क्योंकि हर फाइट का 25,000 रुपये मिलता। तो 8 फाइट हुई थी। अच्छा, 2 लाख रुपए आप वहां से जीत गए? जी। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं 2018 में फिर मैं MMA हुआ गुवाहाटी में, प्रोफेशनल MMA। तो वहाँ पर मैं इजराइल के फाइटर को हराकर वहाँ पर मैंने बेल्ट जीती, वर्ल्ड चैंपियनशिप की। वहां पर भी आप वर्ल्ड चैंपियन रहे? जी। अच्छा। फिर मेरे पास जुजुत्सु का ऑफर आया कि आप हमारी फेडरेशन से खेलो, आपको हम एशियन गेम खिलाएंगे। तो ये मैं, जिजुत्सु क्या होता है? जुजुत्सु होता है लाइक जूडो, जैसे जूडो होता है सेम लगभग वही होता है, थोड़ा रूल्स अलग होते हैं, पर जूडो जैसे होता है। अच्छा, तो जूडो जुजुत्सु से ही निकल के आया है। ठीक अरब है। कंट्री का सबसे बड़ा गेम है ये जुजुत्सु। कहाँ? अरब कंट्री का? जी। ओ, पर जूडो तो अरब का नहीं है। जूडो कहाँ से शुरू हुआ था? ये जिजुत्सु शुरू कहाँ से ये हुआ था? जापानी कंट्री अच्छा। के इधर साइड का ही है। अच्छा, जापानीज मार्शल आर्ट है। जी पर ये अब मिडिल ईस्ट में काफी फेमस है। जी। जी, तो जिजुत्सु की आपने ट्रेनिंग लिया? मैं ये ट्रेनिंग ली। मेरे पास मेरा बैकग्राउंड था रेसलिंग का, मार्शल आर्ट का। अच्छा, तो बस आपने जो काते वाते सीखे वही सीखे? जी जी। ठीक वो है। उसी के बेस पर थोड़ा मुझे बता दिया था कि ये रूल्स हैं इसके, कोई इन रूल्स को फॉलो करना। उन रूल्स को फॉलो किया तो मैं वहाँ पर थाईलैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता। जबकि आपने जिजुत्सु की ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया था? जी नहीं। तब आप गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियन रहे? हाँ, मेरे को 10 दिन पहले पता चला कि आप थाईलैंड के लिए के लिए सिलेक्शन हो गया है। 10 दिन के अंदर जी। आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप ले लिया? इसके बाद फिर मैं 2019 में ही मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जुजुत्सु की अबू धाबी में खेली। वहाँ पर मेरी 25वीं रैंक आई थी। फिर 2021 में मैंने एशियन चैंपियनशिप खेली ठीक। जुजुत्सु की, उसमें मेरा 9th रैंक थी। ओके। और 2023 में 2022 में कोरोना के कारण फिर कैंसिल हो गया चाइना में। फिर 23 में चाइना में हुए एशियन गेम्स, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उत्तराखंड में उसके सिलेक्शन हुए थे। तो उसमें सिलेक्शन हुआ। तो एक हफ्ते पहले, एशियन गेम्स के एक हफ्ते पहले मेरा नाम काट दिया। तो मैं इस इंडियन ओलंपिक में गया फेडरेशन में, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी गया। लेकिन किसी ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि क्यों आपका नाम काट दिया गया? जी। और फिर ओलंपिक्स में आपका सिलेक्शन हुआ? ओलंपिक में मेरा फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया। सेकंड राउंड में मेरा चेस्ट नंबर होता है वो मेरा कहीं गायब हो गया, पता नहीं क्या हुआ। बोले कि आपके कोच हरियाणा के कोच ले गए हैं, मेरे से बोला गया। तो मेरा वहाँ से ट्रायल कैंसिल हो गया। तो फिर वही तैयारी चल रही है। अभी मेरी बेटी भी
2 बार नेशनल के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है अंडर अच्छा 14 आपकी में। बेटी, जी। अच्छा अब आप अपने सपने जो है अपने बच्चों के थ्रू पूरे करने चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो अभी वो हम भी कर सकते, थोड़ा बहुत करेंगे। आपकी कितना एज है? 35। 35, हाँ अभी भी आप भी कर सकते हैं। अब आप मलेशिया, थाईलैंड, आबू धाबी और यूएस इन सब जगह आप खेल करके आए हैं, जी। ठीक है ना? और आपने वर्ल्ड में तीन वर्ल्ड चैंपियनशिप तो आपने जीती ही हैं। हाँ जी। आप देखिए हमारे इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जी। उसके बावजूद भी अगर हम देखें गोल्ड मेडल लाने में या कोई भी मेडल लाने में हम सबसे पीछे रहते हैं। जी। क्या कारण है? उसका कारण है तो हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती थी, प्रॉपर हमको ट्रेनिंग नहीं मिलती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर पीटीआई ज़्यादा है, कोच कम है। अच्छा पीटीआई और कोच में क्या अंतर होता है? पीटीआई होता है वो पढ़ के आते हैं, ठीक स्कूलों है। से कॉलेजों से पढ़ के आते हैं, हाँ और जो कोच होते हैं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसे मैं खिलाड़ी हूँ हाँ तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है। हाँ। अब मुझे कोच लेने के लिए बहुत दिक्कत होगी, अगर वो पढ़ाई करके आएगा तो उसको जल्दी ले लेंगे। अच्छा क्योंकि उन्होंने पीटीआई का कोर्स किया हुआ है, पढ़ाई की हुई है, तो उनको तो जॉब मिल जाता है। थ्योरी नॉलेज, उनको थ्योरी नॉलेज है, हाँ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो सारी दिक्कतें वही है कि पीटीआई ज़्यादा है तो कोच कम है, जिसके कारण हमारे इंडिया में ट्रेनिंग सही नहीं मिल पा रही। ओ, और ये चीज तो आम आदमी को पता ही नहीं कि जो मतलब जो ग्राउंड जीरो पे काम करता है, जैसे आप हैं, आप बिल्कुल जमीन से उठे हुए बंदे हैं, और आपने जैसा देखा कि आपने 4 देशों में खेला है और 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप ली है, उसके बावजूद भी अगर आपको सिलेक्ट करना हो, और एक जिसने बैचलर इन फिजिकल ट्रेनिंग ऐसा कुछ होता है ना, हाँ वही। बैचलर इन फिजिकल ट्रेनिंग किया है, और जिसने केवल फिजिक उसको आता है करना, उसको सिलेक्शन दिया जाएगा, ना कि आपको एज अ कोच। जी बिल्कुल राइट। और इसीलिए फिर बच्चे ट्रेन नहीं होते। यही कारण है कि हमारे इंडिया में अच्छे खिलाड़ी नहीं हो पा रहे। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको गवर्नमेंट इतना प्रमोट करती ही नहीं है। जी। ओ अच्छा, और फाइनेंशियली जिस तरह से आपको, जैसे आपने बताया कि आपने एमबीए भी किया, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी लिया, और फिर भी आपको एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी, ऐसे हालात क्या बहुत सारे प्लेयर्स के हैं या केवल एक्सेप्शन है? हाँ, बहुत सारे लाख करोड़ खिलाड़ियों के हैं जो बीच में ही दम तोड़ देते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। ओके। लेकिन जो जिद्दी होते हैं वो कुछ करने का कर जाते हैं। तो ऐसे कितने को लोग हैं जो आधे रास्ते में ही, बोल जाते बहुत करोड़ लोग हैं, बहुत तो ये होते हैं, बहुत से ये होते हैं कि हमारी बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, हम स्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमें आगे नहीं जाना। तो बहुत सारे होते हैं, कुछ होते हैं जिद्दी होते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो छोड़ देते हैं। हाँ कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, वो एनडी करके मानते हैं। हाँ। नहीं, अब जैसे अगर आपको अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए, वो आपको मिलेंगे गांव की बैकग्राउंड से। जी। शहर की बैकग्राउंड में तो शायद इतने फिजिकल ट्रेनिंग नहीं मिलता, नहीं। जितनी हार्डशिप गांव के बच्चों को मिलती है। और गांव के बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनके पास पीटीआई भरे पड़े हैं, या फिर उनको फाइनेंशियल कोई ट्रेनिंग नहीं देता। जी ऐसा कुछ है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आपका आने वाले टाइम में क्या आपका रोड मैप क्या है, क्या करना चाहते हैं? अभी 2025 के लिए मैं फिर से ओलंपिक की, सॉरी 2028 के लिए हाँ ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ जो यूएसए में होने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ, स्पॉन्सर मिल जाए तो तैयारी अच्छे से हो जाए। और अभी पहले आपको कितने कर, जैसे आपने जब एशियाड और ओलंपिक्स की तैयारी की थी, तो आपको क्या स्पॉन्सर मिले थे? छोटे मिले थे, एक भाई थे अमेरिका के, करमजीत मिन्हास जी, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया थाईलैंड जाने के लिए। और अभी एक बहरीन कंट्री के हैं मोहम्मद रिजवान जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अभी तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस बैठे हैं। इसका मतलब कि एक और प्रॉब्लम आपने बता दी कि जो हमारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जी, उनको कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिलते। स्पॉन्सर भी नहीं मिलते, सब अपनी जैसे भी करते हैं, अपने 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 ही बिहाफ पे करते हैं। जमीन बेच के, घर बेच के, उधार लेकर के, एफडी तोड़ मेरा भी करके। मेरा 3 बीघे जमीन बिक गई मेरी। 3 बीघा जमीन बिक गई? किस लिए? वही फाइनेंस कर्ज हो गया तो कर्ज में बेच दी। इसी स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स के लिए। चलिए साहब, आपने इंडिया आर्ट्स को टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे महावीर विनोद राणा जी। इन्होंने
3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और इनकी 3 बीघा जमीन उसी के भेंट चढ़ गई। ये विनोद राणा जी की अकेली कहानी नहीं है, ये हमारे गांव-गांव, धानी-धानी में वो स्पोर्ट्स पर्सन की कहानी है जो खेलना तो चाहता है, जिद तो है, पर न तो उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, ना ही उनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है। हम आशा करते हैं कि हमारा छोटा सा पॉडकास्ट हमारे उन गांव-गांव में फैले हुए जिद्दी स्पोर्ट्स पर्सन की शायद कोई हेल्प कर सके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में महावीर विनोद राणा जी का टेलीफोन नंबर भी दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज आप इनको सपोर्ट कीजिएगा।